आज क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। समझिएगा, ये चैप्टर 1 में जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें था जीवों में जनन। उसी का आगे का चैप्टर है कि पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। और ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले फूलों और फलों में जो यौन प्रजनन कहने का मतलब है लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का क्या होता है, संजोग। तो हम बताए थे आपको कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में एक अंतर है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक युग्मक का शामिल होता है और जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो युग्मक शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है और जो लैंगिक जनन में होता है वो विभिन्नता देखने के लिए मिलता है। तो लैंगिक जनन तब होता है जब नर और मादा युग्मकों का क्या होता है, संजोग। जब ये दोनों मिलते हैं तब, जिससे बनते हैं बीज। तो मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य में भ्रूण का निर्माण होता है और पेड़ पौधे में जो होते हैं, जो पौधों में होता है उसमें किसका निर्माण होता है, बीज का। तो इसमें लिखा हुआ है कि फूलों और पौधों में जो लैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन कहने का मतलब है लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों का, नर और मादा इन दोनों का युग्मकों का क्या होता है, संजोग होता है। और इससे बनते क्या है, बीज। इससे क्या बनते हैं, बीज। और इसे ही पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, परागकण जो होता है ये है नर युग्मक। जिस प्रकार से मनुष्य में नर में होते हैं, जिस प्रकार से नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, वैसे ही पराग कण जो होते हैं वो नर युग्मक हैं जो बनते हैं पुंकेसर में, और जो मादा युग्मक है वो है अंडाशय जो स्थित होते हैं अंडाणु में। तो अगर इसे मनुष्य से थोड़ा सा रिलेट किया जाए तो मनुष्य में जो नर होते हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है, और जो मादा होते हैं वो अंडाणु का निर्माण करता है। तो फूल में क्या होता है कि फूल में जो नर युग्मक है वो है परागकण, और परागकण जो होता है वो पुंकेसर में बनता है। परागकण कहाँ बनता है, पुंकेसर में। और जो मादा युग्मक है वो अंडाशय में स्थित रहता है, और ये है अंडाणु। क्या है, अंडाणु। तो अंडाणु में बनते हैं, कौन बनते हैं, अंडाशय। ये मादा युग्मक हुए और पुंकेसर जो हुए वो नर युग्मक कहलाए, ठीक है। परागन के बाद निषेचन होता है। जब यह प्रक्रिया परागन हो जाता है उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे बीज और फल का होता है निर्माण। इसका किसका, बीज का और फल का निर्माण होता है। फिर से, तो ये जो लैंगिक जनन जो होता है, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों युग्मक एक साथ शामिल हो जाते हैं तो इसे हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के संयोग से जो बनते हैं बीज या फल, यही कहलाते हैं लैंगिक जनन। तो अगर हम नर युग्मक का जब बात करें तो नर युग्मक है परागकण। नर युग्मक जो है वो है परागकण जो बनता है पुंकेसर में, और जो मादा युग्मक है वो है अंडाशय जो बनता है अंडाणु में, ठीक है। तो परागन का जो क्रिया हो जाता है उसके बाद निषेचन होता है, जिससे बीज और फल का क्या होता है, निर्माण। इसमें दो चीज का निर्माण होता है, एक होता है बीज का और एक होता है फल का, ठीक। किसी किसी में सिर्फ बीज बनते हैं और किसी किसी में सिर्फ फल का निर्माण होता है, ठीक। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया पौधों में आनुवांशिक विविधता को सुनिश्चित करता है। आपको पता होगा कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नता देखने के लिए मिलता है, और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें क्लोन का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में विविधता देखने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक इन द सेंस कहने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला। तो अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो ये आनुवांशिक विविधता कहलाया, ठीक है। अगला है, मुख्य रूप से जो एक पुष्प होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, चार। एक पुष्प के चार भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये चार तरह के चीज होते हैं सिर्फ एक पुष्प में। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलेक्स, और दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, ठीक है। बाहर दलपुंज को बोलते हैं कैलेक्स और दलपुंज को बोलते हैं कोरोला। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम, और जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक। तो ये पुष्प के, एक पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग। कितने भाग, चार भाग, जिसमें से पहला है दलपुंज, दूसरा है बाहरी दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जयांग। बाहर दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स और दलपुंज को बोलते हैं कोरोला,
पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम और जयांग को बोलते हैं गाइनोसियम। क्लियर है पहला स्लाइड? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगला ये है, देखिए ये है एंड्रोसियम, ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्टेमेन। दूसरा नाम इसका क्या है? स्टेमेन नाम है। ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? एंथर से और फिलामेंट से। तो जो एंड्रोसियम का भाग हुआ, अभी इसके पहले था एक पुष्प के 4 भाग में एंड्रोसियम। देखिए एंड्रोसियम जो है नर भाग हुआ, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पुमंग और इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, है ना। तो ये जो हुआ, इसमें क्या है कि जो एंड्रोसियम है इसका दूसरा नाम है स्टेमेन। क्या नाम है? स्टेमेन। और ये स्टेमेन दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एंथर से और फिलामेंट से। किसे किससे मिलकर बना हुआ है? एंथर से और फिलामेंट से। ये दोनों चीज से मिलकर बना हुआ है एंड्रोसियम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है जो गाइनोसियम है। गाइनोसियम को दूसरा नाम हुआ कार्पेल। क्या नाम हुआ? कार्पेल। तो जो गाइनोसियम है, जो कार्पेल है, वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। गाइनोसियम का दूसरा नाम होता है कार्पेल। क्या नाम होता है? कार्पेल। चलिए समझते हैं। एंड्रोसियम का भाग, ऊपर का था एंथर, बीच वाला भाग था फिलामेंट और नीचे जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैलेक्स। ठीक, अब इधर आते हैं। जो सबसे बाहर का जो ये आवरण दिख रहा है आपको, जो सबसे बड़ा है, और ये जो है आपका है कोरोला। ये आपका क्या है? कोरोला। और ये जो कोरोला है इसके नीचे होता है स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना दूर का अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल और सबसे नीचे वाला ये हो गया ओवरी का भाग। तो ये जो हुआ फीमेल पार्ट हुआ, ठीक है, और ये दोनों हुआ जो मेल पार्ट हुआ। ये जो एंथर है यहीं पास पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट जो गाइनोसियम हुआ, इसका दूसरा नाम होता है कार्पेल। और ये जो कार्पेल होता है या जो गाइनोसियम होता है वो 3 भाग से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। इसको अंडाशय बोलते हैं हिंदी में। और सबसे नीचे का जो भाग हुआ, जो ये वाला भाग हुआ जो यहाँ पास आपको दिख रहा है, जो सबसे नीचे की ओर जाता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो एक फूल का इतना भाग हुआ, ठीक है, जिसमें से जो मेल भाग है वो है एंड्रोसियम और जो फीमेल भाग है वो है गाइनोसियम। एंड्रोसियम का दूसरा नाम होता है स्टेमेन और गाइनोसियम का अगला नाम होता है, दूसरा नाम होता है कार्पेल, ठीक है। तो जो एंड्रोसियम होता है वो 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, एक एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। और जो फीमेल पार्ट है जो कार्पेल है वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। नेक्स्ट अगला है फूल का मुख्य कार्य है ना। अब इसमें हम फूल के कार्य को समझ रहे हैं, ठीक। चलिए समझते हैं। पुष्प के परागकोश, परागकोश वही एंथर वाला भाग, अभी आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ पास लिखा हुआ था एंड्रोसियम और स्टेमेन, है ना। तो परागकोश में परागकण, परागकोश में क्या बनता है? परागकण। तथा बीजांड में आपका बनता है क्या चीज? अंड। जो एग का जो निर्माण होता है वो बीजांड में होता है, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तो परागकोश से आपका परागकण बना हुआ है, बीजांड से आपका अंड बना हुआ है या अंडाणु, मिल गया, ठीक है। अगला है पुष्प परागकण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। जो पुष्प है वो किसके लिए? परागन के लिए, ठीक है, परागन। पुष्प परागन, अंकुरन तथा निषेचन की क्रिया को क्या बनाते हैं? सफल। तो जो परागन, परागकण जो है, ठीक है, ये अंकुरन और निषेचन की क्रिया, जैसे में इसको डेवलप करने में और उसको निषेचित करने में क्रिया को सफल बनाता है। पुष्प के कुछ भाग जैसे बाह्यदल पुंज और अंडाशय का रूपांतरण फलों एवं बीज के प्रकीर्णन में सहायक है। प्रकीर्णन कहने का मतलब डिस्पर्सल, इधर उधर छितरा जाना, ठीक है, और उसमें निर्माण कर लेना। आवृत बीजी, पौधों में जीवन इतिहास की प्रमुख क्रियाएं पुमंग और जयांग तक ही सीमित है। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ पुमंग और जयांग के लिए ही जो पौधा है वो कौन सा निर्भर है, तो सिर्फ है आवृत बीजी। कौन है? आवृत बीजी, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लिखा हुआ रहता है कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं या पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, तो इसकी हिंदी में बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ये फ्लोरिकल्चर जो होता है इसमें
पुष्प का खेती होता है या पुष्प कृषि होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो ये स्लाइड में हम बस इतना ही पढ़े। इसमें पढ़े कि पराग कोश से पराग कण उत्पन्न हो रहा है और बीजांड से अंड उत्पन्न हो रहा है। पुष्प का काम क्या है? पुष्प का काम है परागन के लिए स्थान प्रदान करना। जब परागन का क्रिया होगा तभी वो बढ़ेगा। आप पढ़े होंगे स्व परागन और पर परागन, ठीक है। पुष्प पराग कण को अंकुरन तथा निषेचन की क्रिया को सफल बनाते हैं। अंकुरन कहने का मतलब थोड़ा सा डेवलप्ड होगा और निषेचित करने की क्रिया को सफल बनाता है। और पुष्प का कुछ भाग होता है बाह्य दलपुंज और अंडाशय। ये दोनों जो होता है ये रूपांतरण फल और बीज का निर्माण करता है। कौन विधि के द्वारा? यह किसमें सहायक है? प्रकीर्णन में सहायक है, ठीक है। यह विधि के द्वारा फल एवं बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, आवृत वृद्धि का जो जितने भी पौधे होते हैं इसमें क्या होता है कि दो ही चीज है सिर्फ, इसमें है पुमंग और दूसरा है जयांग। यही दोनों से इसमें इसका जो है जीवन काल जो है स्थित है और इसी से निषेचित का क्रिया करता है। फिर लास्ट का पॉइंट हम पढ़े कि पुष्प के खेती को या पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो अगला स्लाइड है वो था आपका टॉपिक जो है वह है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटना। निषेचन पूर्व, पूर्व का मतलब हुआ पहले, निषेचन के पहले। तो आप पढ़े होंगे कि निषेचन का जो घटना होता है वो तीन है। पहला है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो हम अभी पढ़ रहे हैं पूर्व, ठीक है। पहले का पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। इस घटना के अंतर्गत जो नर युग्मक होते हैं यानी कि लघु बीजाणु और जो मादा युग्मक होते हैं अंड कोशिका या फिर महाबीजाणु का निर्माण होता है। अगर हम कहीं पढ़ाने के दौरान इस चैप्टर में अगर हम अभी आपको बोल देंगे लघु बीजाणु तो इसका मतलब आपको समझना है हम नर युग्मक का बात किए। अगर हम कहीं बोल देंगे अंड कोशिका या कहीं बोल देंगे महाबीजाणु तो इसमें अभी आपको समझना है कि हम महिला पार्ट का बात किए हैं, मादा युग्मक का बात किए हैं। अगर हम कहीं बोल देंगे लघु बीजाणु तो इसका मतलब हम नर युग्मक का बात किए हैं। और अगर हम कहीं कह देंगे मादा युग्मक में अंड कोशिका या फिर महाबीजाणु तो इसका कहने का मतलब है हम कौन युग्मक का बात किए? मादा युग्मक का। तो ये जो घटना है वो निषेचन के पहले का घटना है, निषेचन पूर्व घटना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि निषेचन के जो पहले जो हुआ जो नर युग्मक था वो अभी आपका बन गया लघु बीजाणु और जो मादा युग्मक है वो फिर अंड कोशिका या फिर महाबीजाणु, ठीक है। तो पहला है पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में हम स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन। समझिएगा ही है क्या? प्रत्येक पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? तीन से। पहला है फिलामेंट, दूसरा है कनेक्टिव और तीसरा है एंथर। ये तीन से मिलकर बना हुआ है स्टेमेन। पहला पुतंतु फिलामेंट, दूसरा योजी कनेक्टिव और जो तीसरा है वो है परागकोश एंथर। ये तीन से जो मिलकर बना हुआ है यही आपका बना हुआ है स्टेमेन का भाग, जो कि हम पुंकेसर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि जो पुंकेसर है वह नर भाग है फूल का, है कि नहीं? आइए इस फोटो में समझिएगा। ये जो आपको फोटो दिख रहा है वो इस प्रकार से फोटो होता है, इस प्रकार से पूरा जो रचना होता है जिसमें से जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है इसका नाम हो गया एंथर। इसका ऊपर वाले भाग का नाम क्या हुआ? एंथर। बीच वाले भाग का नाम हुआ कनेक्टिव और जो सबसे लास्ट वाला हुआ इसका नाम हुआ फिलामेंट। समझिएगा कैसे और किस प्रकार से। आप देख रहे होंगे कि एंथर को और फिलामेंट को जो जोड़ के रखा है वो है आपका कनेक्टिव। ऊपर वाले भाग हो गया एंथर, नीचे वाला भाग हो गया फिलामेंट और जो जोड़ के रखा है इस भाग को हम बोले कनेक्टिव। इस भाग को हम क्या बोले? कनेक्टिव। और सबसे ऊपर का भाग जिसमें बन रहा है पॉलन ग्रेन जो बन रहा है उस भाग का नाम हुआ एंथर। क्या नाम हुआ?
एंथर। और आपको पता होगा जो सबसे नीचे जो लंबी नुमा धागे नुमा रचना जो होती है उसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट। उसका क्या नाम बोल रहे हैं? फिलामेंट। और ये क्या है? फिलामेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अब जब हम एंथर के भाग को, जब हम ऊपर वाले भाग को, जो ऊपर एंथर का भाग है, जब हम इसको कट करेंगे तो देखिए बीच में इस प्रकार से एक रचना रेडी हुआ है। इस प्रकार से रचना आपको दिख रहा है। और इसी के नीचे जो दाना 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 छोटे गोल 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 नुमा रचना जो नीचे गिर रहा है, इसको हम बोले पोलन ग्रेन। इसको हम क्या बोले? पोलन ग्रेन। और ऊपर जो है वही पोलन ग्रेन है, यही टूट के नीचे की ओर गिर रहा है। यह फोटो ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो आगे का स्लाइड है उसमें हम अभी आपको बताएंगे कि वो सेम टू सेम इस प्रकार से हम पोलन ग्रेन को गिरता हुआ क्यों दर्शाए हैं इस फोटो में। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि जो पुंकेसर का भाग है वो तीन तरह के चीज से मिलकर बना हुआ है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। जिसमें से पुंकेसर का जो बीच वाला भाग हुआ, जो एंथर और फिलामेंट को, जो एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ के रखा है उसको बोल दिए कनेक्टिव। जिसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंथर। और जो एंथर कनेक्टिव दोनों को जोड़ के नीचे की ओर एक लंबा धागे नुमा रचना में चला गया उसको हम बोल दिए हैं फिलामेंट। उसको हम क्या बोल दिए? फिलामेंट। यहां तक पूरा कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसके चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी जो प्रत्येक पाली में दो होती है। आप खुद से यहां पास एक चीज को समझिएगा। आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लाइन लिखा हुआ है चतुष्कोणीय, इसका कहने का मतलब इसका कोना कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। जिसके चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु कहने का मतलब नर भाग की मादा भाग। नर भाग, इसके पीछे का स्लाइड में हम बताए थे कि जहां पास लघु बीजाणु होगा वो नर युग्मक का काम कर रहा है, और अगर हम अंड कोशिका या फिर महाबीजाणु बोले हैं तो मादा का काम कर रहा है। ठीक है? तो चतुष्कोणीय मतलब चार कोना वाला है, जिसके चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी होती है, जो प्रत्येक पाली में कितना होता है? 2। प्रत्येक पाली में कितना होता है? 2। आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पास है ये फोटो को। अब आप इस फोटो को जो हम जहां लाइन कर रहे हैं, लाइन जहां बना रहे हैं उसको देखिएगा। ये वाला फोटो को आपको देखना है। देख गया? ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पास 1 2 3 4 चतुष्कोणीय 4 कोना है। अच्छा, अगर आप एक पाली में देखिएगा तो अगर बीच वाले भाग से अगर इस लाइन का अगर हम बीच में अगर इस प्रकार से पार्टीशन बना के अगर आपको दिखाएं तो इधर के साइड 2 और उधर के साइड 2 है। हाँ या ना? अगर हम इधर से इस प्रकार से पार्टीशन बना के दिखाएं तो इधर साइड 2 और उधर साइड 2 है कि नहीं? और अगर इसको सीधा ऐसे करके अगर बनाएं तो इस साइड का 2 और उस साइड का 2 है। चलिए अब वही बात लिखा हुआ है। परागकोश एक चतुष्कोणीय, कैसा है? चतुष्कोणीय संरचना है जिसके चार कोनों पर जो लघु बीजाणुधानी है वो प्रत्येक पाली में कितना है? 2 2। प्रत्येक पाली में कितना है? 2 और 2 है। नेक्स्ट, 2 पालियों वाले को द्विपालीय या द्विकोष्ठी कहलाते हैं। जो द्विपालीय होते हैं, जो उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 2 पाली वाले को बोलते हैं द्विपालीय या फिर द्विकोष्ठी। द्विपालीय या फिर द्विकोष्ठी कहते हैं। एक पाली वाले को एक पालीय कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गुड़हल। उदाहरण क्या है? गुड़हल। इसका जो होता है बस एक पाली होता है, ठीक है। उसमें जो हम पढ़े उसका 2 पाली होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पास जो परागकोश है, ठीक है, ये परागकोश चतुष्कोणीय संरचना है। चतुष्कोणीय कहने का मतलब इसका जो कोना का संरचना है वो टोटल 4 है। और द्विपालीय है मतलब एक बार उसको विभाजित करेंगे तो उसमें कितना होगा? 2 पाली आएगा। तो जो 2 पाली वाले रहते हैं, 2 पाली वाले को, 2 लोब वाले को हम द्विपालीय या फिर द्विकोष्ठी कहते हैं, और एक पाली वाले को हम लोग एक पालीय कहते हैं। बहुत आसान है। 2 पाली वाले को द्विपालीय और एक पाली वाले को एक पालीय। जैसे में गुड़हल उदाहरण है। कुछ पुंकेसरों में
परागकोश ही नहीं बनते। बहुत सारा ऐसा पुंकेसर होता है जिसमें परागकोश का निर्माण ही नहीं होता है, और अगर बनता भी है तो इसमें परागकण नहीं बनता है। जैसे मैं इसका कहने का मतलब है कि पुंकेसर में परागकोश नहीं बना, जिसमें पॉलन जो स्टोर होता है, पॉलन सेक जिसको बोलते हैं, पॉलन कोश ही नहीं बना। तो अगर नहीं बनता है तो इसमें परागकण नहीं बनते। परागकण भी क्या होता है, नहीं बनता है। ऐसे पुंकेसर को बंध्य पुंकेसर कहते हैं, स्टेमिनोड पुंकेसर। ठीक है, परागकण नहीं बनते ऐसे पुंकेसरों को बंध्य पुंकेसर कहते हैं। इस लाइन का मतलब थोड़ा फिर से समझ लीजिएगा। कुछ पुंकेसर में आपका परागकोश नहीं बना है, और अगर बन भी गया है तो इसमें परागकण नहीं बना है। इसका कहने का मतलब परागकोश और परागकण दोनों नहीं बना है, तो ऐसे पुंकेसर को हम बंध पुंकेसर कहते हैं। और उसका उदाहरण है अमलतास। कौन उदाहरण है? अमलतास। अमलतास में क्या होता है कि अमलतास में परागकोश नहीं बनता है, और अगर बन भी जाता है तो इसके पौधे में ये आपका ये परागकण नहीं बन पाता है। तो जब वही दोनों नहीं बन पाएगा तो ऐसे पुंकेसर को हम बंध पुंकेसर कहते हैं। ये उसका फोटो है अमलतास का। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, लघु बीजाणु की जो संरचना होती है, यहाँ पास अलग अलग प्रकार का लघु बीजाणु का जो संरचना दिया हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप सब फोटो को एक साथ देख लीजिए। पहला फोटो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फोटो, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये लास्ट सातवां है। ठीक है, ये तीनों फोटो में आप एक चीज देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से ये वृद्धि कर रहा है सब अलग अलग है। शुरुआती में इस प्रकार से होता है, दूसरा में इसके आर्किपोडियल सेल आ जाते हैं, फिर आधा संरचना ये वाले का सिर्फ फोटो यहाँ पास बनाया गया है। उसके बाद ये पूरा टैपिटम का भाग है जो 4 वर्ग में विभाजित करके एक पूरा बड़ा का निर्माण करता है। फिर एक्साइन का परत आता है, इंटाइन का परत आता है, और लास्ट में इस प्रकार से बन जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, पराग कणों अथवा लघु बीजाणु, पराग कण, ये जो पराग कण है इसका दूसरा नाम हुआ लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। तो ये तो आपको पता है कि अगर जिसका भी निर्माण होगा, है ना, वो मातृ कोशिका में ही होगा, मदर सेल में होगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगर परागकण और लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है, तो पराग कणों और लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो मातृ कोशिका से होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अब जाहिर सी बात है कि जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होगा तो हमेशा इन सेल बनाएगा। और हम लोग इसको किस प्रकार से जानते हैं कि अगर समसूत्री विभाजन करता है तो जो समसूत्री विभाजन होता है ये हमेशा 2n बनाता है, डिप्लॉयड बनाता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये जो अर्धसूत्री होता है वो हमेशा इन बनाता है। ठीक है, तो जो समसूत्री होता है इस 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और इन को हम लोग बोलते हैं हेप्लॉयड बोलते हैं। तो इसमें अगुणित, ठीक है, इससे अगुणित स्पोर्स बनते हैं। अगुणित कहने का मतलब n, और जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो इसमें तो आप पढ़े होंगे कि जो समसूत्री होता है उसमें विभाजन 2 होता है, और जो अर्धसूत्री होता है उसमें 4 बनता है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल। नेक्स्ट, ये चारों स्पोर्स चतुष्कों में व्यवस्थित होते हैं। चतुष्को मतलब वही 4 कोना, टेट्राड, 4 भाग में, है ना। अब यहाँ पास एक चीज समझिएगा, पराग कण को लघु बीजाणु बोल सकते हैं आप। तो पराग कोण और लघु बीजाणु, तो जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा। यहाँ वही बात लिखा हुआ है, लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होगा। तो जाहिर सी बात है
कि जो निर्माण होगा वो मातृ कोशिका में ही होगा, होगा कि नहीं? तो पराग कण को हम लघु बीजाणु बोलते हैं। तो जो लघु बीजाणु है उसका जो निर्माण होता है वो पराग मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन जब करता है तो ये हैप्लॉइड कोशिका बनाता है, एन कोशिका बनाता है, और एन कोशिका बनाने के बाद ये चार चतुष्कों में विभाजित हो जाता है। चार प्रकार के चार स्पोर्स चतुष्कों में व्यवस्थित हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाता है। तो जारी सी बात है कि जब ये अगुणित बनाता है तो इसका जो संख्या होगा वो कितना होगा? 4। संख्या कितना होगा? 4। तो अर्धसूत्री विभाजन में आप पढ़े होंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में जो निर्माण होता है वो 4 का निर्माण ही होता है, पढ़े हुए चीज। तो इसमें जो 4 का निर्माण हो गया और जो समसूत्री होता है उसमें 2n बनता है। क्लियर है? तो परागकण या लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। ये अगुणित होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो ऊपर बात लिखा हुआ है बस ही वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण? लघु बीजाणु का निर्माण, और इसे ही बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। देखिए ना, इसमें निर्माण किसका हो रहा है? लघु बीजाणु का हो रहा है। तो इसका निर्माण जो हो रहा है, जो लघु बीजाणु का जो निर्माण होगा वो जारी सी बात है इनकी मातृ कोशिका से ही होगा, होगा कि नहीं? तो पराग मातृ कोशिका से, पराग को ही हम लोग क्या बोले? लघु बीजाणु बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पराग कणों को क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु, है ना? तो पराग मातृ कोशिका से, ठीक है, या फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु जन्म कहलाता है। या आप इसमें लिख सकते हैं, या इसमें दूसरा चीज आप लिख सकते हैं कि पराग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है पराग मातृ कोशिका से। तो पराग मातृ कोशिका के द्वारा कौन विभाजन के द्वारा निर्माण होगा? जारी सी बात है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। और इस पूरे प्रक्रिया को फिर हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा स्लाइड एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर है ठीक। फिर उसके बाद हम इस स्लाइड को चेंज करते हैं, ठीक है।